सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा ये फैसला कर लिया कि किसी सूरत भी उन्होंने किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं लेनी। वजह यह है कि लड़ाई आप लेते हैं अवाम के बलबूते पे, और नवाज शरीफ ये बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि अवाम उनके साथ नहीं है, ना लोग उन्हें वोट डालते हैं, ना लोग उनके साथ चलते हैं। तो सिर्फ कारकुनों की बुनियाद के ऊपर आप एक बड़ी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से या एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से नहीं ले सकते। मियाँ साहब को इस बात की समझ आ गई है कि अब वो एस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि अवाम उन्हें कभी भी वोट नहीं डालेगी। और वो वैसे भी उनकी जो फार्म 47 की सीट है वो यास्मीन राशिद साहिबा के मुकाबले में बहुत ख़तरे में है। यानी नून लीग वालों के बारे में दावा जो था कि ये कभी ना कभी इनकलाबी बन जाएंगे या अपने बयानियों को निकाल कर उसको टाकी शाकी मारेंगे, कोशिश की, हल्के फुल्के बयानात भी दिए गए, लेकिन फिर वो भाग गए और पार्टी ने ये फैसला किया कि किसी किस्म का रिस्पॉन्ड नहीं करना, बल्कि अगर कोई तनकीद करता है या बदतमीज़ी करता है तो उसको इग्नोर करना है। वजह सिर्फ ये है कि इनके पास अवामी ताकत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, थोड़ी सी भी नहीं है। अगर थोड़ी सी भी होती तो कुछ ना कुछ कर लेते। देखें ना, हमारे कुछ दोस्त हैं वो ये कह रहे थे कि मियाँ साहब ने मामलात अपने हाथ में लेने का फ़ैसला कर लिया। तो मियाँ साहब मामलात अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? हाथ में तो उनके बुरश है। मियाँ साहब हाथ में, मैंने आपको पहले कहा था, मियाँ साहब अपने हाथ में बुरश ही पकड़ सकते हैं, पॉलिश पकड़ सकते हैं, जूता पकड़ सकते हैं। लेकिन मियाँ साहब मामलात अपने हाथ में ले लें, इनकलाब लें या खुलकर अपनी सियासत करें या वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाएं, यह बहुत मुश्किल लगता है। मियाँ साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही चलेंगे। मियाँ साहब और जरदारी साहब में अब मुकाबला इस बात का नहीं है कि कौन कितना एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। इन दोनों में मुकाबला इस बात का है कि कौन ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करता है, कौन ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट को सर्व कर सकता है। और देखिए ना, मसला ये है कि मियाँ साहब जैसे ही कभी लड़ेंगे आसिम मुनीर साहब से और शहबाज शरीफ साहब लड़ेंगे आसिम मुनीर साहब से, तो आसिम मुनीर साहब ने और तो कुछ नहीं करना, उन्होंने इमरान खान साहब को अंदर रखने का जो बंदोबस्त किया हुआ है वो बंदोबस्त सिर्फ वो ख़त्म कर दें और अदालत के ऊपर दबाव डालना बंद कर दें, तो इमरान खान बाहर आके खुद ही इनको निमड़ लेगा। और आसिम मुनीर को इस बात का डर है कि इमरान खान मुझे भी नहीं छोड़ेगा, लिहाजा आसिम मुनीर साहब भी इनके साथ मिलकर चलने के लिए जो है वो मजबूर है, तो ये मिलकर ही चलते रहेंगे। नून लीग ने हल्की फुल्की बातचीत की है, मोहसिन नकवी को सुनाई है, राना सनाउल्लाह ने भी बातचीत की कि मैं तो चाहता था जवाब दिया जाए, लेकिन मेरी पार्टी ने फैसला किया कि अब मोहसिन नकवी को किसी किस्म का जवाब नहीं दिया जाएगा। अच्छा, मोहसिन नकवी को तो जवाब देना दूर की बात है, DGISPR को भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। चलो, मोहसिन नकवी तो आसिम मुनीर के अजीज़ है ना, बहुत करीबी हैं, लेकिन DGISPR तो एक सरकारी मुलाजिम है, बिल्कुल ही और निचले रैंक का। DGISPR ने जो कहा उसको भी इन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि एक लफ्ज़ का भी जवाब नहीं दिया। तो सबसे पहले ये जो शुदनी छोड़ी थी ना कि मुक्तदरा या एस्टेब्लिशमेंट का कोई झगड़ा हो गया PMLN के साथ और कोई वार्निंग शॉर्निंग हो रही है, ये सबसे पहले छोड़ी थी सुहेल वड़ाइच ने। उन्होंने इस बात का आगाज़ किया था, जिससे बहुत सारे लोगों के पेट में मरोड़ उठ गए थे। फिर अंसार अब्बासी साहब को दिन रात ये गम खाया जा रहा था कि मेरे कायद का कोई बेड़ा गर्क ही ना हो जाए दोबारा से, तो उन्होंने बहुत राब्ता किया, तो उन्हें बताया गया आराम से सो जाएं, सुकून करें। अब सार आलम को भी कहा गया कि बिल्कुल नींद पूरी करो, कोई मसला नहीं, असी तुहानू बिल्कुल किसी किस्म का रगड़ा नहीं लान लगे, आराम करें आप। यही बात जो है वो अंसार अब्बासी साहब को भी बताया गया, और वो बेचारे सारा दिन सारी रात जो है वो नून लीग के कारकुनों को हौसला देते रहे, बेफिक्र रहे, मियाँ साहब बिल्कुल इनकलाबी होने नहीं जा रहे, आप फिक्र ना करें। हमाद अजहर ने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया था कि नून लीग में लड़ाई सिर्फ एक बात की है कि एस्टेब्लिशमेंट का जो पाँव पकड़ना है वो दायां होना चाहिए या बायां होना चाहिए, बस यही इख्तलाफ है। पूरी की पूरी नून लीग इस बात पे मुत्तफिक है कि पाँव पकड़ना है एस्टेब्लिशमेंट का, लड़ाई इस बात पे कि दायां वाला पकड़ना है या बायां वाला पकड़ना है, भाई इतनी ही बात है। हमाद अजहर ने इसको दरिया को कूजे में बंद किया था, बात हमाद अजहर की बड़ी वजनदार है। बिलावल ने एक बोंगी मारी है, और बिलावल का स्टेटमेंट बड़ा मजे का है। मैं स्टेटमेंट देखता हूँ, मेरे पास पढ़ा हुआ, तो मैं आपको निकाल के सुनाता हूँ। ये ज़रा बिलावल का स्टेटमेंट सुने, यानी बड़े मखसूस अंदाज में जैसे बिलावल बात करते हैं। उन्होंने क्या बात की, बहुत ही मज़े का, ये ज़रा सुने आप। और मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अरे ये भी बड़ा लतीफ़ा है पाकिस्तान की सियासत में। पाकिस्तानियों ने पता नहीं क्या गुनाह किया था कि ये बच्चा इसको सियासत में लाया गया। ना इसकी कोई औकात है, ना कुछ और, ना कोई सियासी तरबियत है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसका नाना जो है वो एक जर्नैल ने कत्ल कर दिया था, और इसकी वालदा जो है वो कत्ल हो गई। उसके बाद ये सियासत में आ गया और आगे चेयरमैन लग गया डायरेक्ट। और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी। अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बेशुमार लोग हैं जिन्होंने बिलावल से बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई हैं। अब तो बहुत बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देने वाले लोग बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी हैं। यानी ये ना 3 में ना 13 में, असल में शुरू से सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ ना,
तो इसको बेचारे को ये आदत ही नहीं है शिकस्त की। हर चीज़ इसको घर में प्लेट में रख के मिली है, लीडरशिप भी प्लेट में रख के मिली है। छोटा सा था, इसको उन्होंने कह दिया जी कि आपकी वालदा लिख कर गई है कोई लेटर, उसमें अब आप लीडर हैं हमारे। सब ने कहा ये ठीक है, यही हमारा लीडर है, किसी ने बात ही नहीं की तो वो लीडर बन गया। तो इसको क्योंकि हर चीज़ सोने का चम्मच मिला हुआ है, प्लेट में रख के हर चीज़ मिलती है, तो जब इससे कोई चीज़ ना मिले ना तो इसका मुझे लगता है ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा सा बिगड़ जाता है। अब वो बिगड़ा हुआ बच्चा जो है वो ये कह रहा है कि टिक टॉक। तो बिलावल साहब एक टिक टॉक मैं आपको सुनाता हूँ, गौर कीजिएगा। टिक टॉक, जूते पॉलिश करने का टाइम हो गया। टिक टॉक, अब आपका दोबारा जूते पॉलिश करने का टाइम हो गया। टिक टॉक, अब आपका फिर से जूते पॉलिश करने का टाइम हो गया। आप यही करेंगे और आप कुछ नहीं करेंगे, और आप इस हुकूमत को वहां तक सपोर्ट करेंगे जहां तक कि आपको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहेगी। क्योंकि आपके जो वालिद हैं, जो आपसे बड़े इनकलाबी बने फिरते हैं, वो ये कह चुके हैं अपने मुंह से कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करूंगा, हम सारे मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। तो आप जितने मर्जी टिकटॉक करें, हर टिकटॉक के बाद आपको जूता पॉलिश करना पड़ेगा। और नून लीग का आप साथ देंगे। अभी तक 5 बजट पास हुए, इन 5 बजट में बिलावल आपने वोट दिया। मुस्लिम लीग नून ने जितना जुल्म किया पाकिस्तानियों पे आपने वोट दिया। अभी तक 2 आईनी तरामीम हुई, इन दोनों आईनी तरामीम में आपने वोट दिया। अभी तक जितना जुल्म और बर्बरियत हुई उसमें आपने हिस्सा डाला। सिंध के अंदर आपने बिल्कुल कुचल के रख दिया सियासी मुखालिफिन को। आपकी बहन को इलेक्शन जिताने के लिए सारे उम्मीदवार उठा लिए गए और गायब कर दिए गए, किसी को डरा के बिठा लिया गया। तो आप बेनिफिशरी हैं इस सिस्टम के। आपने अपना चेयरमैन सेनेट बनाया, आपने अपने सेनेटर्स लगवाए, आपने अपने गवर्नर्स बनाए, आपने 3 सूबों में हुकूमत ली, आपने अपने वालिद गिरामी को सदर पाकिस्तान बनाया इन्हीं जाली वोटों से। तो टिक टॉक जूते पॉलिश, टिक टॉक जूते पॉलिश। बिलावल साहब आपने यही करना है, इसके अलावा ना कोई औकात है इस वक्त आपकी। हो सकता है कभी मुस्तकबिल में, जैसे आपके नाना जो हैं वो भी एक डिक्टेटर के साथ हमेशा उसकी बी टीम के तौर पे, ए टीम के तौर पे रहे और डिक्टेटर को डैडी कहा करते थे जुल्फ़िकार दी भुट्टो। तो उनको अल्लाह ने तौफीक दी, एक वक्त आया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हुए, उन्होंने आंखों में आंखें डाली और फांसी के फंदे पे झूल गए। लेकिन आपने और आपके वालिद ने भुट्टों की सियासत दफन कर दी है। यानी जरदारियों का कब्जा हुआ ना जब से पीपल्स पार्टी पे, तो पीपल्स पार्टियों में से भुट्टो का ऐसा लगता है खून ही निकल गया। और भुट्टो जो है वो तो बचे ही नहीं बेचारे, बेनज़ीर भी कत्ल हो गई, उसके दोनों भाई भी, उसका वालिद भी, तो सारा ख़ानदान ही उड़ा के रख दिया। तो अब ये जरदारियों के पास चली गई ये पार्टी, तो ये सिर्फ टिक टॉक जूते पॉलिश और कुछ भी नहीं करेंगे। ये यही काम करेंगे जो इन्हें आता है, और इस काम के ये लोग अब माहिर बन चुके हैं। नाज़रीन, अलीमा खानम खैबर पख्तूनख्वा में अपनी कंपेन चला रही थी और वो लोगों को मोटिवेट कर रही थी कि मेरे भाई को जेल से निकालने के लिए कोशिश शुरू करो और थोड़ा लोग इकट्ठे हो जाएं। तो वहाँ पे अच्छे बड़े इज्तिमात हुए, बहुत बड़े उनके इस्तकबाल हुए। जब वो DI खान पहुँची तो वहाँ पे इस्तकबाल उतना बड़ा नहीं हुआ। तो उसकी वजह ये है कि जो गंडापुर ख़ानदान है या गंडापुर से, उनकी DI खान में अच्छी खासी वर्थ है। अभी आप उसको नेगेट नहीं कर सकते। अभी वो इमरान खान साहब की पार्टी में, और उनका अपना एक नैरेटिव है, उनका अपना एक बयानिया है, वो अपने लोगों को जाके बताते हैं हमारे साथ ज़्यादती हुई है। तो क्योंकि लोग इमरान खान को पसंद करते हैं और गंडापुर को इमरान खान का साथी समझते हैं, तो वहाँ गंडापुरों के साथ कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हुई, इसका शिकवा कुछ लोगों ने किया और उसकी वजह से कोई बड़ा इस्तकबाल डेरा इस्माइल खान में अलीमा खानम का नहीं हुआ। इसके ऊपर कुछ सवालात भी उठाए जा रहे थे, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन का कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं जी गंडापुरों ने जानबूझकर नहीं होने दिया। तो ये दोनों एलिमेंट हैं। बहरहाल वहाँ कोई इतनी बात बनी नहीं, लेकिन बाकी जगहों पे बड़ा शानदार इस्तकबाल अलीमा खानम का इमरान खान रिहाई तहरीक के हवाले से हुआ। अब जैसे ही वो पंजाब में दाखिल होती हैं मियाँ वाली में, तो इनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। पुलिस आ गई, पुलिस वालों ने कहा जी आपने तो चले जाना है, ये लोग परेशान हो जाएंगे, इनको उठा के हम जेलों में डालेंगे, इनको उठा के हम गिरफ्तार करेंगे, इनको हम बहुत तकलीफ देंगे। तो पुलिस धमकी लगा रही थी, DSP धमकियां लगा रहा था कि जाएं वापस, और उन्होंने ज़बरदस्ती धकेल के, लाठियां मार के, लोगों को उठा के घसीट के, जो भी करके, जितनी ब्रूटैलिटी वो कर सकते थे ये करके, उन्होंने वहाँ से, ऐसा लग रहा था कि कोई दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया। पुलिस को इतनी मुसीबत पड़ी हुई थी। पुलिस को मैंने इतनी मुसीबत में कभी दहशतगर्दी के वाक़यात में नहीं देखा। पुलिस को मैंने इतनी मुसीबत में, बड़े बड़े सानेहात में नहीं देखा जितनी मुसीबत पुलिस को पड़ जाती है जब भी कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहीं पे कोई एहतजाज करने के लिए इकट्ठे हो जाएं या एहतजाज करने के लिए आगे बढ़ जाएं। नाज़रीन, अब हालात जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये हैं कि DG ISPR जो एक ट्वीट करते हैं, वो उस ट्वीट के कमेंट्स भी अपने बंद रखते हैं, कमेंट्स ही नहीं खोलते अपने ट्वीट्स के। हालांकि वो कहते हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, वो ये भी कहते हैं कि सारे पाकिस्तानी हमसे प्यार करते हैं। तो पाकिस्तानी उनसे कितना प्यार करते हैं ये जानने के लिए उन्हें अपने कमेंट्स तो खोलने चाहिए। हमेशा DG ISPR के कमेंट्स खुले रहते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि DG ISPR के जो अकाउंट है ऑफिशियल, उसके कमेंट्स बंद हों।
हमेशा ये कमेंट्स खुले रहते थे, लेकिन अब ये होना शुरू हो गया कि उनके कमेंट्स बंद कर देते हैं। वो किसी को इजाज़त नहीं देती कि कोई उनके ऊपर कोई राय दे। आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने कमेंट बॉक्स अपना खोला था, लेकिन लोगों ने जिस किस्म की राय दी या लोगों ने जिस किस्म का फीडबैक दिया, उसके बाद उन्होंने वापस बंद कर दिया। अब तो हालात ये हैं कि वो फ़ौजी अफसरान की या फ़ौजी जवानों की शहादतों की और कुर्बानियों की जो खबर देते हैं, वो खबर देते हुए भी वो कमेंट बंद रखते हैं। लेकिन लोगों ने जिस किस्म की तनकीद की, जब वो कमेंट खोले गए, लोगों को अलाउ किया गया कि वो उसके अंदर अपनी राय दें, तो लोगों ने जो राय दी उस तनकीद से घबरा कर इन्होंने दोबारा इसे बंद कर दिया। देखिए, अगर कोई प्राइवेट आदमी हो ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्राइवेट आदमी है, वो कहता है जी मैं नहीं तनकीद लेता, मेरी अपनी ऑप्शन है, मैं बंद करता हूँ। लेकिन एक कौमी इदारा है, अगर उसका एक अकाउंट है तो उसमें फ़ीडबैक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौमी इदारा अपने कमेंट्स कैसे बंद कर सकता है? ये एक इदारे की सीट है, यहाँ पे लोगों की राय का एहतराम होना चाहिए, लोगों को उनकी राय देने का हक मिलना चाहिए। और लोग बात जो करते हैं वो लॉजिक के साथ करते हैं। अक्सर बहुत सारे हमारे हुकूमती लोग हैं, वो जैसे ही कोई ट्वीट करते हैं तो वो कम्युनिटी नोट उन्हें लग जाता है, हकायक लोग निकाल कर सामने रखते हैं तो वो बेचारे उनका झूठ पकड़ा जाता है। तो DGI इस PR को जो है वो अपना कमेंट ज़रूर खोलना चाहिए बॉक्स, ताकि उन्हें पता चले कि नौजवान जो बाशऊर नौजवान